चलिए, तो हमने कल कहाँ तक डिस्कस करा था? हमने ये डिस्कस करा था कि जो फाइनेंस या फिर जो वित्तीय सहायता दिया जाता है एग्रीकल्चर को, वो दो तरीके से, एक तो संस्थागत और एक गैर संस्थागत। तो गैर संस्थागत जैसे कि हमने कल भी डिस्कस करा था, मनी लेंडर से, रिलेटिव से, फ्रेंड से, इनसे अगर पैसा लेकर अपनी खेती बाड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट था वो हमारा क्या था? इंस्टीट्यूशनल सोर्स, जहां पर हमने देखा था कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, उसमें 3 पार्ट है। उसके बाद शेड्यूल कमर्शियल बैंक, उसके शेड्यूल कमर्शियल बैंक जितने भी कमर्शियल, इसमें शेड्यूल कमर्शियल बैंक का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ कमर्शियल बैंक, कौन, जो प्राइवेट बैंक है वो सब भी आ जाएंगे, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो भी आ जाएंगे। पब्लिक सेक्टर बैंक कब बोलते हैं भाई कि वो पब्लिक सेक्टर बैंक है? कोई बताएगा? पब्लिक सेक्टर बैंक कब बोलते हैं हम लोग? जब सरकार के पास किसी बैंक का 51% अगर शेयर हो, किसी भी बैंक का, अगर मान लो कि आज HDFC का जो शेयर है वो भारत सरकार खरीद ले 51%, तो वो जो प्राइवेट है वो प्राइवेट से क्या बन जाएगा? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। और दूसरा क्या था? RRB। उसके बाद लैंड डेवलपमेंट बैंक। लैंड डेवलपमेंट बैंक जनरली लॉन्ग टर्म लोन देने के लिए बनाया जाता है भाई, है कि नहीं? और नेशनल जो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, खास कर नाबार्ड की फॉर्मेशन जो है वो की गई है, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो यहां तक हो रखा था। अब हम लोग एक एक कर सारी चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। अब देखो, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का सिंपल सा लॉजिक है। कोऑपरेटिव मतलब क्या? एक सहकारी तरीके से, मतलब सब लोगों को सहयोग करके। क्या होता है जनरली इसमें, आप देखिए कि अगर मान लीजिए कि एक गांव में मान लो कि किसी के पास, जैसे अमूल ने जिस तरीके से करा, मान लो कि 100 लोगों के पास या 100 पीपल्स के पास क्या है भाई? काव है। ठीक है, अब गाय है, तो सारे लोग दूध बेच रहे हैं भाई अलग अलग तरीके से। तो अमूल ने बोला क्या करें कि हम लोग एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, और उसमें ये 100 गाय के जो 100 परिवार है वो एक साथ आ जाएंगे, और सारा जो दूध है वो अमूल वाले के पास देंगे, और आपको जो मार्केट प्राइस है उसी मार्केट प्राइस पर आपको जो होगा वो क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो यहाँ से दिक्कत परेशानी क्या हुआ? मतलब सबसे अच्छा काम यहाँ पर क्या हुआ? अच्छा काम ये हुआ कि अब उन लोगों को भटकना नहीं पड़ रहा है। अब ये है कि भाई अपना अनाज वनाज लाओ, गाय को खिलाओ, गाय को चराओ, जैसे भी जो है, उसके बाद दूध निकाल के आप डाल, कहाँ? डायरेक्ट उसके, क्या बोलते हैं हम लोग उसका, ATM आता है ना, अमूल का ATM आता है, मिल्क ATM बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो उस तरीके से वहां पर वो ले जाता है। ठीक है, उसके बाद द कोऑपरेटिव मूवमेंट। ठीक है, द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया बिगेन्स इन 1904। अगर देखा जाए तो द कोऑपरेटिव जो क्रेडिट या कॉर्पोरेशन का जो शुरुआत हुआ वो 1904 में एक तरीके से देखने को मिलता है, विच एस्टैब्लिश द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, जिसने एक तरीके से जो सहकारी जो चीजों को है वो स्टैब्लिश करा। अब सिर्फ ये नहीं कि एक होता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ये अलग तरीके से, एक होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के तरीके से भी, जैसे मान लो मैकडोनल्ड है, ठीक है, या फिर मान लो कि बर्गर किंग है, वो लोग आलू तो खरीदता होगा भाई। अब क्या लगता है कि वो सब फार्मर से अलग अलग जाके आलू खरीदता होगा क्या? नहीं ना, वो पहले से ही एक कोऑपरेटिव बना लिया होगा। इस तरीके से बहुत सारे लोग करते हैं। जैसे मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर गांव है, वहां पर 100 घर है जो अपनी खेतों में आलू की खेती कर रहे हैं। उन्होंने बोला भाई जितना आपको खाने की जरूरत है उतना आप रख लेना, बाकी सारा आप हमें दे दो, हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराएंगे, बाकी आप सिर्फ उस पर काम करो। मतलब एक तरीके से क्या हो गया, जमीन आपका रहेगा, बस उसमें जो फसल उगेगा वो आप मेरे को देते जाना। तो एक लार्ज अमाउंट में, उस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जा सकती है। और एक तरीके से कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का मतलब वैसा सोसाइटी जो कि एक तरीके से क्या दे रहा है? ऋण प्रोवाइड करा रहा है। किसको? क्रेडिट प्रोवाइड करा रहा है, मतलब लोन प्रोवाइड करा रहा है। किसको? उन क्रेडिट जितने भी मेंबर्स हैं उनको। ऐसा नहीं है कि ये लोग दूसरे को प्रोवाइड कराते हैं ना, जनरली जो उसके मेंबर होते हैं ना उन्हीं को एक तरीके से ये क्रेडिट प्रोवाइड करा के चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो, कोऑपरेटिव्स आर ऑफन चीपेस्ट एंड मोस्ट एप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट वेयर दे फंक्शन इफेक्टिवली। कोऑपरेटिव, जैसे आपने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम भी सुना होगा, है ना? सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम सुना है? सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है भाई? महिलाओं का एक ग्रुप होता है जो आपस में मिलकर पैसे को इकट्ठा करते हैं, और उन्हीं महिलाओं को किसी में से जिन्हें भी जरूरत होता है पैसा, वो वहां से ले लेती हैं, और बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो है ऑर्गेनाइज होता है 3 टायर स्ट्रक्चर में, 3 तरीके से। पहला हो गया प्राइमरी, दूसरा हो गया जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और तीसरा हो गया स्टेट लेवल पर, जैसे कि हमने बताया। अब देखो, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है ना, जो PAC,
याद रखना है। अब ये ना आंसर राइटिंग में भी बहुत काम आता है हमारे। अगर कहीं पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करना या बात करने के लिए आ गया, आप देखो यूके पीएससी का जो मेंस होता है ना, उसमें इकोनॉमिक्स का जो पेपर नंबर 3 होता है, मतलब उसमें इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 2 से 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के रहेंगे। उसमें आपको ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी से या फिर आप ये गवर्नमेंट बजटिंग, इकोनॉमिक सर्वे, इसी से क्वेश्चन रहते हैं, उससे ज्यादा बाहर जाता नहीं। मतलब ये 4 5 6 चैप्टर जो हैं खास करके एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट मॉडल, ये सब सारी चीजें जो है वो अगर आप सही तरीके से पढ़ लें तो मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि यही इसी के इर्द गिर्द जो है सवाल ज्यादातर बनते हैं खास करके, क्योंकि यही सब चीजें हो जो हमेशा कुछ ना कुछ घटता रहता है। बजट जो हमेशा होगा, इंडस्ट्री में हमेशा कुछ ना कुछ उथल पुथल होता रहेगा, एग्रीकल्चर में भी उथल पुथल होता रहता है, इन्वेस्टमेंट में उथल पुथल होता रहता है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में इधर से उधर होता रहता है। तो ये सब सारे टॉपिक्स हैं जिस पर आप अब यहीं पर सोचो कि अगर आ गया कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में लिखिए, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक पार्ट आप ये भी लिखेंगे कि कोऑपरेटिव को जो फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, वो कौन करता है? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। ठीक है, जो अब जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी होता है वो एक तरीके से 3 टायर पर स्ट्रक्चर है उसका, इसीलिए क्योंकि यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा एक फेडरल स्ट्रक्चर, देखने संघवाद का ढांचा देखने को मिल रहा है, जहां से कि स्टेट है, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट है, फिर आपका एक तरीके से प्राइमरी लेवल पर, जो विलेज लेवल पर। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो पीएससीएस है, वो विलेज लेवल सोसाइटी है दैट लेंड डायरेक्टली टू द फार्मर, जो डायरेक्टली फार्मर्स को जो है पैसा या प्रोवाइड या लोन वगैरह देता है बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। और ये एक तरीके से संस्थागत है, ये याद रखना है हमें। मनी लेंडर जैसा नहीं है कि अगर चुका नहीं पाया तो हम उसका जमीन हथिया लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे आपने देखो हर एक बैंक अभी मैंने उस दिन भी बताया था कि अभी जब लास्ट पीरियड होता है, जो 31 अब मार्च खत्म होगा, वह उनका क्लोजिंग फाइनेंशियल क्लोजिंग रहता है, उसके आसपास में अभी हर एक बैंक का 2 से 3 दिन का लोक अदालत बैठता है। लोक अदालत में जो लोग, मान लो कि किसी को लोन दिया वो मर गया, किसी को लोन दिया वो चुका नहीं पाया, ठीक है, उन सब सारे लोगों को नेगोशिएट कर कर एक पर्टिकुलर अमाउंट पर अग्री करवाया जाता है, जिससे बैंक का ऐसा ना हो कि जैसे 1 लाख रुपए का लोन लिया तो चलो भाई 1 लाख नहीं चुका पाए, चलो 20,000 25,000 तो खत्म हो सकता है क्योंकि किसी का जेन्युइन वो कारण हो। लेकिन यही चीज अगर आप मनी लेंडर से ले रहे होते ना, वो आपको तो मारपीट पे उतर जाता है कि नहीं, वो कहाँ केस मुकदमा वो सब सारी चीजें होंगी। तो इसीलिए हमें एक तरीके से ज्यादा इन्हीं तरीके से क्रेडिट लेने की बात की जाती है हमेशा, ताकि आपको जो है आगे लेवल पर अगर आप मान लो कि किसी भी चीजों को लेकर अगर कोई गड़बड़ी हो जाए लोन से रिलेटेड, तो फिर आप क्या कर सको, आप उसको नेगोशिएशन टेबल तक ले पाओ। और वो एक तरीके से बैंकिंग सिस्टम या फिर संस्थागत तरीके से ही लाया जा सकता है, गैर संस्थागत तरीके से कभी भी लाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी विलेज लेवल या फार्मर्स को लोन देता है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो डीसीसीबी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल इंस्टीट्यूशन होता है जो रिसीव फंड करता है। कहां से फंड रिसीव करेगा? स्टेट से। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो होता है वो पैसा देता है डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट वाला देता है प्राइमरी वालों को, प्राइमरी वाला एक्चुअल में जाके बांटता है। मतलब 3 लेवल से पैसा गुजर रहा है। अब 3 लेवल पर पैसा गुजरेगा तो अपने आप ही वहां पर चोरी चकारी थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि तीनों जगह चेक एंड बैलेंस होगा भाई, कि हमने इतना पैसा भेजा तो वहां कितना किस तरीके से चीजें जो है इंप्लीमेंट हुई कि नहीं। ठीक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से एंड लेंड टू द पीएसी। और पीएसी का मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को वो पैसा देता है। ठीक है, और जनरली ये लार्ज बोरोवर को, ये थोड़ा बहुत पैसा इसके पास अपना रहता है भाई, वो तो छोटे छोटे फार्मर को दे दिया। लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े होते हैं ना, जैसे मान लो कि कोई प्लांटेशन कर रहा है, मान लो 5 एकड़ में केले की खेती कर रहा है, या फिर 5 एकड़ में मान लो कि काजू की खेती कर रहा है, किशमिश की खेती कर रहा है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एक ग्रेप्स की खेती कर रहा है, तो उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है शुरुआती दौर में। तो इसका मतलब वो लार्ज फार्मर है। लार्ज फार्मर को जनरली जो पैसा जाता है वो स्टेट से ही जाता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से। स्टेट से यहाँ जाएगा, डायरेक्टली स्टेट से भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली वो लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आसानी होता है, क्योंकि एक होता है कि भाई आप मेन ब्रांच से लोन लो, एक होता है कि अपने छोटे, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया का मान लो या फिर पंजाब नेशनल बैंक का एक मेन ब्रांच होगा और एक छोटे छोटे ब्रांच होंगे जो अलग अलग जगह पर स्थित है। तो एक है मेन ब्रांच से आप लोन लो, और एक होता है कि आप जो जहां आपका नजदीकी ब्रांच है वहां से। तो नजदीकी ब्रांच डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होता है, जिससे बोरोवर और लार्ज बोरोवर जो होता है वो पैसा लेता है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्टेट लेवल होता है, स्टेट लेवल एपेक्स कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन होता है, कैन इंटरफेस विद द आरबीआई एंड अदर फाइनेंशियल मार्केट। और वो क्या डायरेक्टली किसके साथ लिंक रहता है भाई? आरबीआई के साथ, या फिर उसको फाइनेंशियल मार्केट के साथ।
मतलब वो अपने तरीके से पैसों का इस्तेमाल जो है अलग अलग तरीके से कर सकता है, ताकि वो अपने पैसों की जो एक तरीके से मल्टीप्लायर को या गुणांक को बढ़ा सके। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें समझना है। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी में देखते हैं। सहकारी जो ऋण समितियां हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। भारत में सहकारी जो आंदोलन है उसकी शुरुआत 1904 में हुआ था, और ग्रामीण जो ऋण जो ग्रस्तता है, मतलब जो ग्रामीण को अच्छे से ऋण प्रोवाइड नहीं हो रहा था, उनसे निपटने के लिए ये मूवमेंट जो है वो एक तरीके से शुरुआत किया गया था, ताकि उनको राहत मिल सके। अब यहाँ देखो, सहकारी समिति अक्सर ग्रामीण ऋण का सबसे सस्ता और सबसे उपयुक्त स्रोत होता है, जहां वे प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रभावी रूप से वहां पर क्या किया जाता है, काम किया जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो प्राथमिक कृषि ऋण समिति, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और एक तरीके से राज्य सहकारी बैंक, जो यहाँ से शुरुआत करते हैं। जैसे राज्य सहकारी बैंक जो होता है, राज्य स्तरीय सर्वोच्च सहकारी संस्था होता है, जो आरबीआई और अन्य वित्तीय बाजारों के साथ संपर्क स्थापित करता है। अब आरबीआई को कौन बताएगा कितना हमने लोन दिया, कितना नहीं लोन दिया, वो सब कौन बताएगा, ये स्टेट वाला बताएगा, क्योंकि सारा डेटा इसके पास रहता है। अब स्टेट जो होता है वो फंड प्रोवाइड करता है किसको, मतलब राज्य सहकारी बैंक जो है जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को फंड प्रोवाइड कराता है, जो कि एक तरीके से एक्चुअल बड़े बड़े जो फार्मर्स होते हैं या बड़े बड़े जो बोरोवर्स होते हैं उनको एक तरीके से पैसा दिया जा सके। तो जिला स्तरीय जो संस्थाएं हैं जो राज्य सहकारी बैंकों से निधि प्राप्त करती है, और जो पीएससी का मतलब जो प्राथमिक कृषि ऋण समिति जो है, और बड़े जो उधारकर्ताओं को ऋण प्रोवाइड करती है। अगर मान लो कि यहाँ पैसे की दिक्कत हो गई, तब यहाँ से ले लिया, यहाँ से दिया जाता है, या फिर जो बड़े जो ऋणदाता होते हैं उनको पैसा लेना होता है तो वो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्राथमिक कृषि जो ये है वो ग्राम स्तर पर समिति, और जो कि एक तरीके से सीधे ऋण देती है किसको, किसानों को। समझ में आया तीनों। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में अगर बात आए तो उसमें एक बात जरूर याद रखना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो अगर एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सहकारी ऋण समिति। क्या हो गया, सहकारी ऋण समिति, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्लियर, यहां तक समझ में आया। आगे देखो भाई, अब आते हैं नेशनल कोऑपरेटिव जो बैंक है, नेशनल कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया। अभी हमने पढ़ा कहां तक, स्टेट तक। सबसे शुरुआत में क्या पढ़ा, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पढ़ा, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मतलब जिला लेवल पर, उसके बाद हमने क्या देखा, स्टेट राज्य लेवल पर। अब देखते हैं नेशनल लेवल पर। अब नेशनल लेवल पर भी तो कंट्रोल होगा। अब नेशनल जो कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया है वो 1993 में, इन 1983 द नेशनल कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया रिकमेंडेड बाय द खुसरो कमेटी, ये याद रखना जरूरी है। खुसरो कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया है, खुसरो बोल रहे हैं, खुरसो कमेटी के द्वारा। अब खुरसो जो कमेटी है उसने रिकमेंडेशन दिया, क्या दिया भाई, कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत एक नेशनल कोऑपरेटिव बैंक भी होना चाहिए, जो केंद्र सरकार सही तरीके से उसका निरीक्षण कर सके या उसको रेगुलेट कर सके या कंट्रोल कर सके। नहीं तो क्या होगा, ये जो खुरसो है वो खुश कैसे होगा। तो इसने मान लिया भाई सरकार ने बात, ठीक है। और उसके बाद एनसीबीआई इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय कोऑपरेटिव, क्या है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एंड फंक्शन एज अ नेशनल एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक। जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है वो एक तरीके से अब क्या बन गया, नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि नेशनल लेवल पर काम कर रहा है। उसके अंदर तीन आ गए, कौन आ गए, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और प्राइमरी लेवल पर, ठीक है, जो विलेज लेवल पर काम करते हैं। अब यहाँ पे इसका रोल क्या था, टू मोबिलाइज डिपॉजिट एट ऑल इंडिया लेवल, अंडरटेकिंग द फुल बैंकिंग एक्टिविटी इंक्लूडिंग द फॉरेन एक्सचेंज, मेकिंग लोन्स, एडवांस देना, ठीक है, एक्टिंग एज अ नेशनल क्लियरिंग डेटा सेंटर फॉर द कॉपरेटिव्स एंड प्रोवाइडिंग अ लीडरशिप एंड डेवलपमेंट सपोर्ट टू द स्टेट एपेक्स कॉपरेटिव्स। तो सिंपल सी बात है, जैसे एक जो बैंक करता है, जैसे कि मान लो कि आरबीआई क्या काम करता है बैंकों के लिए, वो सही तरीके से गाइड करता है, सेम उसी तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करेगा नेशनल लेवल पर। कौन भाई, नेशनल कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या, एनसीबीआई, जो कि एक तरीके से स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और पीएससी को सही तरीके से रेगुलेशन जा पाए, सही तरीके से पैसा का फ्लो हो, सही तरीके से लोन वहां तक
पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, जिन लोगों तक सरकार पहुंचाना चाह रही है। क्योंकि आफ्टर ऑल जो सरकार अगर सही तरीके से इन लोगों को सपोर्ट कर दे तो एक तरीके से अपने आप में ही ग्राउंड लेवल पर उन लोगों को मनी लेंडर से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, कोऑपरेटिव से यहाँ बहुत आसानी से 20-22 हजार, 25 हजार, 30 हजार, 40 हजार का, मान लो मुझे टमाटर का खेती लगाना, मेरे पास 1 एकड़ जमीन है, तो हमने क्या करा भाई, मेरे पास पैसा नहीं था, हम 50 हजार रुपये लिए और उससे बीज वगैरह लाए, इरिगेशन किए, हम 1 लाख रुपए का टमाटर बेच दिए, 50 हजार रुपये वापस कर दिए, ठीक है, या 60 हजार वापस कर दिए, 40 हजार रुपये मुनाफा हो गया। इस तरीके से, या फिर धान की खेती आ गई तो धान का फसल लेना है भाई, तो उसके लिए एक तरीके से हमने वहां से पैसा ले लिया। तो ये बहुत अच्छे तरीके से अभी धीरे धीरे पनप रहा है। जिस तरीके से बोला जाता है ना इंडस्ट्री में, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो लघु उद्योग है, ठीक है, जो सूक्ष्म है, लघु उद्योग है, या छोटे जो उद्योग है, वो एक तरीके से हमारे देश के लिए रीढ़ की हड्डी है। सेम उसी तरीके से ये आने वाले समय में बैंकिंग के लिए रीढ़ का हड्डी बन सकता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक में जाओगे ना, तो आपको उतने जल्दी से लोन प्राप्त नहीं होगा जितने जल्दी आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू क्रेडिट प्रोवाइड हो जाएगा। इसीलिए इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, है कि नहीं। ज्यादातर अभी भी जो लोग हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से ज्यादा जुड़े हुए हैं, या फिर उस पर ज्यादा, लेकिन इसको एक तरीके से सरकार प्रमोट कर रही है अलग अलग लेवल पर, ताकि जो है ये भी एक तरीके से हमारे देश की बैंकिंग सिस्टम का पार्ट बन सके, और ये डायरेक्टली जो है वो हमारे फार्मर्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ बोल सकते हो कि इट इज अ लिंक बिटवीन द बैंकिंग सिस्टम टू द रूरल सिस्टम। जो रूरल सिस्टम को अगर एक्चुअल में बैंकिंग सिस्टम के साथ जुड़ना है तो वो, और खास करके फाइनेंस को लेकर, तो वो किससे जुड़ा जा सकता है, एनसीबीआई से जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको देखो, जो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी जो बैंक है 1993 में, जो क्या है भाई, खुरसो खुरसो समिति द्वारा अनुशंसित जो है वो नेशनल कोऑपरेटिव बैंक जो है ऑफ इंडिया को बहु राज्य सहकारी जो समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था। यहाँ पर इसका सबसे पहली बात, इसकी भूमिकाएं क्या है भाई, अखिल भारतीय स्तर पर, मतलब ऑल इंडिया लेवल पर वो क्या करे, जमा राशि जुटाना, पूर्ण बैंकिंग गतिविधियां, जैसे कि मुद्रा, अगर मान लो कि कोई एक एक गांव का बंदा जो फॉरेन में रह रहा है, हो सकता है कि उसका कोऑपरेटिव बैंक में ही अपना खाता हो जाए भाई, जहां से वो एक तरीके से फॉरेन एक्सचेंज को भेज रहा हो। तो ऐसे भी चीजें जो है वो एक तरीके से प्रोवाइड कराने के बारे में बात किया गया। और यहाँ पर विकास सहायता प्रदान करने में शामिल करेगा, शीर्ष सहकारी समिति को नेतृत्व करके उसमें विकास के रास्ते पर आगे लेकर चलेगा, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया एनसीबीआई। अब एनसीबीआई समझ में आ गया तो इसके आगे वाला भी समझ में आ जाएगा, लैंड डेवलपमेंट बैंक। अब लैंड डेवलपमेंट बैंक क्या है भैया, क्या है लैंड डेवलपमेंट बैंक जी, क्या है लैंड डेवलपमेंट बैंक, इसमें क्यों पढ़ रहे हो, ऐसे बताओ, आज तो नवरात्रा भी शुरू हो गया। ये तो कीड़ा है भाई, इसमें बच गया मैं, नहीं तो आज नवरात्रा में मैं नॉनवेज खा लिया रहता। देखो, अब देखो लैंड डेवलपमेंट बैंक क्या है भाई, लैंड डेवलपमेंट बैंक मैंने बताया है कि वो लॉन्ग टर्म लोन जो है, लॉन्ग टर्म जो लोन है वो एक तरीके से दिया जाता है लार्ज बोरोवर को, है ना, लार्ज बोरोवर या लार्ज किसानों को। अब यहाँ पर देखो, लैंड डेवलपमेंट बैंक वेयर एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड अ लॉन्ग टर्म क्रेडिट फॉर परमानेंट इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर। हमने एक बार किसी किसान को अगर सही तरीके से बोलते हैं ना कि अगर कोई बिजनेस को हमने 10-20 लाख रुपए शुरुआती में दे दिया, तो अच्छे से अगर वो बिजनेस को करेगा तो इसका मतलब क्या, वो लंबे समय तक बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देगा और लंबे समय तक हमारी कंट्री को वो टैक्स भी पे करेगा। सेम उसी तरीके से अगर एग्रीकल्चर को एक स्थायी रूप से इम्प्रूव करना है और लंबे समय तक इम्प्रूव करना है, तो हमें वहां पर लॉन्ग टर्म फाइनेंस करना ही करना होगा। क्योंकि बहुत सारे यूथ हैं जो आजकल आ रहे, खास कर एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग का बढ़ावा देने का मतलब कि भाई उसका प्रिंसिपल पर्पस क्या है, इफेक्टिंग द परमानेंट लैंड इंप्रूवमेंट, कि हमेशा जो लैंड इंप्रूवमेंट हो वो परमानेंट हो, मेकिंग अ वेस्ट लैंड फिट। अगर मान लो कि कोई वेस्ट लैंड पड़ा हुआ है, वेस्ट लैंड का मतलब जहां पर कोई खेती बाड़ी हो ही नहीं रहा है, तो वहां पर उसको मतलब एक तरीके से उसकी फर्टिलिटी बढ़ाना और फिर वहां अनाज उगाना, वो एक लंबा प्रोसेस है, तो उसके लिए एक तरीके से सहायता प्रोवाइड होता है। ठीक है, उसके बाद फिट फॉर कल्टीवेशन, डिगिंग वेल या फिर ट्यूबवेल लगाना, उन सब चीजों के लिए। परचेजिंग एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट या फिर इम्प्लीमेंट्स एंड, इम्प्लीमेंट क्यों बोलेंगे, इम्प्लीमेंट ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई,
टूल्स, इसको एग्रीकल्चर टूल्स बोल देते हैं ना यहाँ पर, एग्रीकल्चर टूल्स एंड मशीन्स। एग्रीकल्चर के अलग अलग टूल्स और अलग अलग मशीन्स होते हैं, जैसे मैंने बोला था थ्रेशर होता है, ट्रैक्टर्स होता है। थ्रेशर किसको बोलते हैं? जिससे कटाई होती है बहुत आसानी से। उसमें पहले क्या होता था, मैनुअली काटना पड़ता था, हसुआ होता था, हसुआ नाम सुने होगे तुम लोग, जिससे कटाई होती थी, हसुआ ही बोलते हैं ना उसको, है दरा नहीं, हमारे यहाँ हसुआ ही बोलते हैं, इसलिए मैंने बोल दिया, जो हमें आते ही वही तो बोलो। है क्या बोलते हैं इसको पहाड़ में, क्या बोलते हैं? दरा, दराती, ये तो बराती जैसा हो गया, दराती ठीक है। देखो हाँ, तो कभी कभी बाराती में भी दराती चल जाए। हाँ, कोई अगर मान लो कि अगर वैसा बाराती है तो उसमें दराती तो चलना ही है देखो इधर, repaying the old debt and providing a long term investment credit for the land development। अगर मान लो किसी का 2-4 लाख रुपया लोन है, अब वो अगर बड़े लोन में कन्वर्ट करना चाह रहा है, तो वो क्या किया, 4-5 लाख रुपया ओल्ड लोन उसमें कंप्रोमाइज करके वो बड़ा लोन लेकर अपनी लैंड को सही तरीके से डेवलप करना शुरू करा, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एलडीबीज जो है ओरिजिनेटेड विथ अ प्योर लैंड मॉर्टेज बैंकिंग फ्रॉम 1919 से इसकी शुरुआत हुई थी अच्छे तरीके से, एंड हैव इवॉल्व इनटू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। शुरुआती दौर में उसको लैंड मॉर्टेज बैंकिंग सिस्टम, कि लैंड मॉर्टेज मतलब जमीन को गिरवी रखो, उसके बदले जो होगा वो आपको पैसा मिलेगा लॉन्ग टर्म। ठीक है, लेकिन जमीन गिरवी आप कोई जमींदार के पास नहीं रख रहे हैं, आप किसके पास रख रहे हैं? बैंक के पास, मतलब एक संस्था के पास, जो कि हमेशा वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं भाई, इसको थोड़ा सा हिंदी में देख लेते हैं। जो भूमि विकास बैंक है, भूमि लैंड डेवलपमेंट जो बैंक है, वो एक तरीके से कृषि में स्थायी सुधार के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने हेतु भूमि विकास बैंक को या फिर स्थापना की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? भूमि में स्थायी सुधार करना, उदाहरण के तौर पर बंजर भूमि की खेती योग्य बनाना, कुएं या फिर ट्यूबवेल खोदना, मतलब ट्यूबवेल लाना, ताकि वो इरिगेशन वगैरह, सिंचाई वगैरह की व्यवस्था सही तरीके से हो पाए। कृषि उपकरण या फिर मशीनरी की खरीद जो है वो एक तरीके से, पुराने ऋणों का भुगतान करना, और भूमि विकास के लिए दीर्घकालिक निवेश ऋण प्रदान करना, ताकि वो अपनी लैंड को और भी डेवलप कर सकें आगे चलकर। जो एलडीबी है, लैंड डेवलपमेंट बैंक है, की शुरुआत 1919 में विशुद्ध भूमि बंधक, मतलब विशुद्ध मतलब ऐसे भूमि जो फर्टाइल नहीं है उसको बंधक बना के या फिर उस लैंड को गिरवी रख के बैंक जो था पैसा देती थी। ठीक है, उसके बाद उसको कन्वर्ट करके यह कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो है के रूप में विकसित हुआ, जो कि आज भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर में लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, डन, समझ में आ गया यहाँ तक। अब आगे देखो भाई थोड़ा सा, अब आ जाओ कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक क्या है? कॉमर्शियल बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट, वाणिज्य बैंक। कॉमर्शियल बैंक वेर लार्जली एब्सेंट फ्रॉम रूरल क्रेडिट मार्केट इन अर्ली डिकेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। अगर इंडिपेंडेंस के बाद देखा जाना तो मतलब 1990 तक बोला जाता है कि 1990 तक उस तरीके से हमारे देश में कॉमर्शियल बैंक, क्योंकि डरती थी ना, मान लो गांव में अगर चले गए, वहां उनको पैसा दे दिया तो हमारा पैसा डूब जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन शहर में चलो, शहर में पैसा है भाई, तो पैसे यहाँ जनरली वही लोग रहते हैं या वही लोग काम करेंगे जिनके पास पैसा रहता है, तो वो भरपाई की जा सकती है। जिसकी वजह से बहुत सारे जो है वो एक तरीके से कॉमर्शियल बैंक या वाणिज्य बैंक गाँव में नहीं खुला, जिसके वजह से इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिला। तो यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर बहुत अच्छा एक डेटा दिया हुआ, क्या डेटा दिया हुआ कि अगर रूरल क्रेडिट में देखा जाए तो 0.9% ही क्रेडिट जो होता था 1951 और 52 में कॉमर्शियल बैंक से आता था। मतलब समझ रहे हो, मतलब 1%, मतलब अगर 100 रुपया ऋण दिया जा रहा है, तो अगर 100 रुपया ऋण दिया जा रहा है तो उसमें से 1 रुपया ही कॉमर्शियल बैंक दे रहा है, और वो ऋण कहाँ पर? एग्रीकल्चर। समझ रहे हो, तो कितना कम था। उसके बाद अगर देखा जाए 0.7% इन 1961-62। इन ऑर्डर टू एक्सपेंड द बैंक क्रेडिट टू एग्रीकल्चर 14 कॉमर्शियल बैंक्स वेर नेशनलाइज, जैसा कि हमने बताया था, दो बार हुआ था। 1969 में राष्ट्रीयकरण हुआ था बैंकों का, और 1980 में। ठीक है, क्योंकि इसके पहले ज्यादातर बैंक क्या थे? प्राइवेट बैंक थे। यहां तक कि आरबीआई भी 1949 से पहले क्या था? प्राइवेट बैंक था। आरबीआई एक तरीके से 1949 के बाद राष्ट्रीयकरण हुआ और वो एक तरीके से सरकार के अधीन आया। तो यहाँ पर क्या लाने का मेन मकसद क्या था भाई? 1969 और 1980 में इंदिरा गांधी जी का मेन ये फोकस था कि हम लोग एक तरीके से उसको गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे, और उसमें सरकार जो होगा वो फंड प्रोवाइड करेगी, और ताकि वो गांव में वो बैंक खुल सके और वो गांव के लोगों को ऋण प्रोवाइड कर सके। समझ रहे हो?
तो अगर देखा जाए 14 मेजर बैंक जो हुआ था वो आपका 1969 में, और जो बाकी 6 था वो आपको कहा 1980 में। कमर्शियल बैंक नाउ प्रोवाइड अ क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर बोथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों, प्रत्यक्ष तरीके से और अप्रत्यक्ष तरीके से, दोनों तरीके से वाणिज्य बैंक जो होता है वो ऋण प्रोवाइड करती है किसको? कृषि क्षेत्र को। ठीक है, जो कि याद रखना है। डायरेक्ट क्रेडिट इंक्लूड्स क्या होता है? एडवांसेस टू द प्रोक्यूरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, इनपुट फाइनेंस एंड अ लोन टू द फार्मर्स। डायरेक्ट क्या होगा? डायरेक्ट मान लो कि किसी को कुछ खरीदना है, ट्रैक्टर फाइनेंस कर दिया बैंक से, है कि नहीं? अगर थ्रेशर था या फिर कुछ टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, या फर्टिलाइजर खरीदना है, बैंक से ही फाइनेंस हो गया। आपने सुना होगा एक इसमें एक क्रेडिट कार्ड है, कौन सा है भाई, कोई बताएगा? जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन सा क्रेडिट कार्ड है? जो किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, केसीसी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और केसीसी लोन दिया जाता है। केसीसी लोन 50,000 के आसपास दिया जाता है। अगर आपने 50,000 का केसीसी लिया, पहले आपने ले लिया, उसको आपने चुका दिया, फिर आपको 1 लाख का मिलेगा। 1 लाख का आपने लिया, फिर 1 लाख चुका दिया, फिर आपको 2 लाख का मिलेगा। इस तरीके से आप अपनी लोन की अमाउंट केसीसी के थ्रू बढ़ा सकते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, केसीसी के थ्रू। ठीक है, केसीसी लोन भी प्रोवाइड होता है इसी के तहत। अब यहाँ देखो, इनडायरेक्ट क्रेडिट इंक्लूड्स क्या होता है भाई? जैसे कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को दे दिए, अभी हमने बताया ना, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को, उसके थ्रू मतलब बैंक ने इसको फाइनेंस कर दिया और बैंक जो है वो वहां से एक तरीके से प्रोवाइड कर रहा है, तो वो इनडायरेक्टली है, उसको फंड कर दिया भाई कि तुम देख लो और जो भी होगा वो मेरे को बाद में दे देना। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो कि कोई बैंक है, जैसे एसबीआई है, या फिर मान लो एसबीआई छोड़ दो, पीएनबी है। पीएनबी है वो गांव में नहीं है, और गांव में कौन है भाई? पीएससीज है। तो पीएससीज को बोला कि भाई ये ले, 2 करोड़ रुपए बांट दे, और जो भी चीजें आएंगी वो आप मेरे को अपडेट करते रहना। तो बस एक तरीके से डायरेक्टली कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है, लेकिन उसको हम लोग इनडायरेक्ट वे में बोलेंगे ना। ठीक है, जो कि आपको समझकर चलना है। ठीक है, आगे आ जाओ फिर नेक्स्ट, इसको हिंदी में थोड़ा सा देखते हैं। वाणिज्य बैंकों के द्वारा, यहाँ पर सबसे पहली बात कि अगर बोला जाए स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दशकों में अगर देखा जाए तो ग्रामीण जो ऋण बाजारों से जो है वाणिज्य बैंक जो काफी हद तक अनुपस्थित थी, मतलब क्या उपस्थित नहीं थी। तो उपस्थित नहीं है इसका मतलब क्या? कहीं ना कहीं कमी थी, जिसमें आपको देखने को मिलेगा किसकी 1951 और 52 में कितनी हिस्सेदारी थी? 0.9, और 1961 और 62 में कितना था? 0.7। लेकिन इसी से निपटने के लिए सरकार ने 1959 में उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया 14 बैंकों का, और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में कर दिया। अब यहाँ पर वाणिज्य बैंक जो होता है अब प्रत्यक्ष तरीके से और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से ऋण प्रदान करता है। अब दोनों तरीके से ऋण प्रदान करता है, मतलब प्रत्यक्ष जो ऋण में क्या होगा? उर्वरकों को खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स को खरीदने के लिए, या फिर मान लो कि इनपुट कोई खरीदना है, या फिर आप मान लो किसानों को दिए जाने वाला ऋण शामिल है। अप्रत्यक्ष कौन होगा? जो प्राथमिक कृषि ऋण समिति है, गोदाम, या फिर वो सब सारे जो खास करके ये जो पीएससीज होते हैं वो एक तरीके से लोन प्रोवाइड करते हैं, किससे लेकर? बैंकों से। तो ये अप्रत्यक्ष हो गया। तो 2 तरीके से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आई बात क्लियर यहाँ समझ में? ठीक है, आगे देखो। अब आते हैं रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक क्या है भाई, कोई बताएगा? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का भी काम क्या है? रूरल को क्रेडिट प्रोवाइड करना, या रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर को, या एग्रीकल्चर सिर्फ नहीं, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। अलाइड एक्टिविटीज का मतलब जैसे एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है? पशुपालन। पशुपालन कर रहा है, मुर्गी पालन कोई कर रहा है, कोई फिशियरीज कर रहा है, मछली पालन कर रहा है, उनको भी एक तरीके से ये ऋण प्रोवाइड करती है। ठीक है, यहां तक समझ में? अब देखो यहाँ पर क्या बोला, रीजनल रूरल बैंक जो है वो स्टैब्लिश इन द बिगिनिंग ऑफ 1975, क्या? टू सप्लीमेंट कॉमर्शियल बैंक। कि भाई सिर्फ ज्यादा प्रेशर हम सिर्फ कॉमर्शियल बैंक पर नहीं दे सकते हैं, उसके अलावा भी एक बैंक होना चाहिए जो कि एक तरीके से आरआरबी के तरीके से खोला गया, किसमें? रीजनल या रूरल लेवल पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला गया? एंड कोऑपरेटिव फॉर प्रोवाइडिंग अ क्रेडिट एंड बैंकिंग सर्विस टू द वीकर सेक्शन ऑफ रूरल कम्युनिटीज, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स, आर्टिशियंस एंड अदर लो इनकम रूरल हाउस होल्ड। मतलब छोटे और सीमांत किसान, ताकि वो बड़े बड़े पैसा न जमा करके अगर 100 रुपए जमा कर रहे हैं तो वो भी एक तरीके से वो ले लेगा भाई। ठीक है, तो ये चीजें हैं। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? एक तो भाई डेवलपिंग द एग्रीकल्चर, ट्रेड को, कॉमर्स को। अब ट्रेड और कॉमर्स में बहुत बड़ा फर्क है। ट्रेड और कॉमर्स में क्या फर्क है भाई, कोई बताएगा? ट्रेड और कॉमर्स में क्या फर्क है? ट्रेड का मतलब क्या भाई? व्यापार करना,
और कॉमर्स का मतलब वाणिज्य होता है। अब ट्रेड का मतलब जैसे कि सामान को मान लो कि दिल्ली दिल्ली के, आप सोच यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं कि उत्तराखंड के गांव से उसको शहर में लाया जा रहा है देहरादून, तो जो गुड्स को लाया जा रहा है उसको हम ट्रेड बोल रहे हैं। लेकिन जिस माध्यम से लाया जा रहा है, जैसे कि मान लो कि किसके थ्रू लाया जा रहा है भाई, बस से लाया जा रहा है, बस से बोलेंगे नहीं, किससे, ट्रक से बोलेंगे, बस से क्यों आए, बस से तो इंसान आता है, इंसान भी तो, बस से इंसान आते हैं नहीं, उसके इंसान ही तो आते हैं, इंसान तो फल सब्जी से कम थोड़ा ना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ट्रक जो आया तो जिस माध्यम से आया ये कॉमर्स है। अगर इसको पैसा दिया होगा बैंक तो ये भी एक तरीके से कॉमर्स का पार्ट है। समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। बाकी आप लोग फल सब्जी खाते रहो, जरूरी होता है कि नहीं, हाँ, नहीं तो गांव गांव से आना बंद हो जाएगा ना, इसीलिए तभी तो एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलेगा, नहीं तो दिक्कत हो सकता है भाई। आप लोग किसी का कोई सोच नहीं है कि भाई मेरे को खेती बाड़ी करना है, अच्छा जमीन नहीं होगा उतना, है ना, जमीन नहीं है, कितनी है, इतनी, स्लोप ज्यादा है, अच्छा फर्टिलाइजर देहरादून आ जा रहा है ये सही है, फर्टिलाइजर मतलब पौड़ी में हो रहा है तो देहरादून आ जा रहा है, ये तो भयंकर ही हो रहा है। चलो कोई नहीं, ठीक है। एंड अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए रूरल एरियाज में एक तरीके से फंड प्रोवाइड कराने का काम किसका है, आरआरबी का, ठीक है। यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि नाबार्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी गाइडेंस। याद रखना, जिस तरीके से सारे बैंकों को आरबीआई रेगुलेट करती है, उसकी पॉलिसी मानती है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। आरआरबी जो होती है वो आरबीआई के पॉलिसीज को नहीं मानती है, वो किसकी पॉलिसीज को, नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिसी गाइडेंस, इस्टेब्लिशमेंट, रिफाइनेंस एंड ओवरसाइट ऑफ आरबीआई, मतलब आरआरबी को देखने दुखने का जो काम रहता है। जैसे आरआरबी को दुख पहुंच गया मतलब वहां पैसा कोई ले लिया और वो चुका ही नहीं रहा है, तो उसको रिफाइनेंस करने का काम कौन करेगा, नाबार्ड। यहाँ पर आरबीआई का रोल नहीं होता है, याद रखना है ये बात, ये डिफरेंस है जो कि हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। आगे देखा जाए भाई, क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक है 1975 में शुरू हुई थी ताकि ग्रामीण समुदायों के कमजोर वर्गों जैसे कि छोटे और सीमांत किसान, कृषि मजदूर, कारीगर, ठीक है, या फिर अन्य कम आय वाले जो ग्रामीण निवासी हैं उनको ऋण और बैंकिंग सेवा प्रोवाइड किया जाए, आरआरबी का, ठीक है। सिंपल सी बात, इनका उद्देश्य क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और अन्य उत्पादक गतिविधि का जो विकास में शामिल होना, ताकि उनको ऋण प्रोवाइड करके और भी बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। तो ये बात है, इंपॉर्टेंट है। और नाबार्ड है वो क्या है भाई, आरआरबी के नीतिगत मार्गदर्शन, स्थापना और पुनर् जो वित्त पोषण है, और जो क्या होता है भाई, पर्यवेक्षण, मतलब क्या, हाँ, उसको चीजों को कंट्रोल करके कौन चलता है भाई, आरआरबी चलता है, क्षेत्रीय नाबार्ड चलता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, नाबार्ड को शुरुआत करने से पहले कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन से नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, हैं, कौन, सिंगिंग राजा, शिवारमन कमेटी, शिवराम, तो इसे शिव भगवान ही बोल देते, देखो हाँ ठीक है। तो शिवारमन कमेटी के द्वारा जो है नाबार्ड का फॉर्मेशन किया गया था, कब किया गया था भाई, जुलाई 1982 में। नाबार्ड जो है टुक ओवर द फंक्शन प्रीवियसली परफॉर्म्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहले क्या था, आरबीआई जो होता था वो एग्रीकल्चर वगैरह पर बहुत ज्यादा ध्यान देता था, तो जिसकी वजह से वो क्या होता था कि और सारी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाया था, तो अलग बॉडी कर दिया, कर दिया, तो वहां नाबार्ड का फॉर्मेशन हो गया। खास करके किसको, रूरल में क्रेडिट प्रोवाइड कराने का जो काम है वो नाबार्ड को दे दिया गया आरबीआई से लेकर, ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर ऑल्सो एब्सॉर्ब्ड द एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विच हैज बीन सेट अप इन 1963। ये पहले बैंक था, नाबार्ड से पहले ना, ये बैंक था कौन, एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोऑपरेटिव, उसको भी उसके साथ मर्ज कर दिया गया भाई, ठीक है। तो याद रखना है, लॉन्ग टर्म जो क्रेडिट नीड्स है रूरल एरियाज को, उसको मीट करने के लिए एक तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट किया जाता है।
एंड द ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ नाबार्ड कितना है भाई, 500 करोड़ है, एंड पेड अप कैपिटल 100 करोड़, एंड कंट्रीब्यूट इक्वली बाय द आरबीआई एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो नाबार्ड के पास पैसा जाता है वो आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों आधा आधा पैसा जो है वो एक तरीके से देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, आरबीआई पैसा अब नाबार्ड पैसा कहाँ से लाएगी भाई, ऐसा थोड़ी नहीं कि बोलेगी आरएसबी को तुम अपना सीआरआर जमा करो, एसएलआर जमा करो, वो अपने गरीब आदमी के लिए खोला गया, फिर वहां सीआरआर एसएलआर के चक्कर में और बर्बाद हो जाएगा। वो अलग बात है कि वो अपने लेवल पर चीजों को कुछ सिक्योरिटी के तौर पर रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा पैसा जो वो रखते हैं। इसीलिए जो है सरकार और आरबीआई नाबार्ड को फाइनेंस करती है, और नाबार्ड फिर एक तरीके से आरआरबी के थ्रू किसमें, रूरल एरियाज में क्रेडिट प्रोवाइड करती है। आई बात समझ में, ठीक है, तो ये बात समझ के चलना है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए भाई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एग्रीकल्चर की समाप्ति होती है। कुछ जो चीजें हैं इसमें स्कीम्स बचे हुए हैं वो स्कीम्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।